हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट थिंग इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस वी नीड टू नो इज द मोल कॉन्सेप्ट। आई नो ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, बट मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद ऑल द फॉर्मूला इन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मेनली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूला थे, ये हमें आने चाहिए। सो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला रहेगा मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ atoms or molecules of that particular gas or any substance that you are taking divided by Avogadro number. Avogadro number को Na से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस आई मीन Na से डिनोट करते हैं, और Na का जो वैल्यू रहता है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड जब भी हम कहेंगे वन मोल, व्हेन आई से वन मोल, अगर मैं वन पेयर कहूं तो ये 12 रहेगा, सॉरी वन पेयर कहूं तो 2 रहेगा, वन डजन कहूं तो 12 रहेगा। वैसे वन मोल ऑफ एनीथिंग मतलब दैट कंटेन 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ वॉट एवर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जस्ट लाइक मैंने कहा वन डजन एप्पल्स दैट मीन्स 12 एप्पल्स, तो वन मोल ऑफ एप्पल्स मतलब इतने एप्पल्स होंगे। सो या वन मोल का ये मीनिंग होता है। एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लाइक आई सेड इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सैंपल divided by the Avogadro number Na, the value of which is 6.02 to 10 power 23. Third formula for number of moles is, now this will be applicable for only gases. So it is volume of gas at STP condition, but in liter only. अगर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जिसमें किसी और यूनिट में रहेगा तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। ऐसा इसलिए बिकॉज बाय ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है दैट वन मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 liters at STP conditions. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन, विच इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस. At this point you should know the conversion between Kelvin and Celsius scale. So any Kelvin temperature is the Celsius temperature plus 273. So yeah, temperature should be 273 Kelvin and pressure must be 1 atm. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कन्वर्ट करने के लिए वी कैन राइट इट एज 1.01325 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो या पास्कल कहो, एक ही बात होती है। सो या दीज आर योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अगर टेम्परेचर प्रेशर का ये कंडीशंस है तो वन मोल ऑफ एनी गैस अगर तुम ले लोगे, एक्चुअली यहाँ पे होता है आइडियल गैस, बट फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पसेस न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम हर गैस को आइडियल गैस ही कंसिडर करेंगे। सो या वन मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी कंडीशंस। यहाँ पे हमें वॉल्यूम का भी एक कन्वर्जन है जो पता होना चाहिए। सो इफ आई से 1 लीटर इज द सेम एज 1 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब, एंड डेसी का मीनिंग होता है 10 पावर -1। सो अगर मैं यहाँ पर डेसीमीटर को लिख लूँ 10 पावर -1 मीटर, तो ये डेसीमीटर का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 10 पावर -3। सो व्हेन आई कन्वर्ट इट टू मीटर क्यूब, put it this way that okay, I'll rather write it in a separate manner. We will rather start with meter cube. So when I say 1 meter cube, it will be 1 meter is 10 decimeter. So I am writing meter cube as a decimeter cube, and when I open the bracket I will have 10 power 3 decimeter cube मतलब 1000 decimeter cube. So कहने का मतलब है 1 meter cube is 1000 dm cube and dm cube is the same as liter. So ये हो जाएगा 1000 लीटर। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 1 लीटर या 1 dm cube, अब 1 मीटर का ऐसा होता है 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं डेसीमीटर टू सेंटीमीटर करूंगा यू विल रियलाइज 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो वही चीज हम यहां पर भी लिख लेंगे। या आई सेड 1 डीएम क्यूब मतलब 1 डीएम क्यूब 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। सो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एंड सेंटीमीटर क्यूब एंड एमएल इज वन एंड द सेम थिंग।
तो ये हो जाएगा 1000 ml। सिमिलरली अगर डायरेक्ट मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब करना है, तो वी कैन से 1 मीटर क्यूब इज, देखो मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 10 पावर 2 द होल पावर 3, दैट मेक्स इट 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से 10 पावर 6 ml। एक बेसिक कन्वर्जन समझने का ट्राई करोगे तो मीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इज द सेम एज लीटर, टू सेंटीमीटर क्यूब विच इज द सेम एज मिलीलीटर। अगर मीटर क्यूब टू डीएम क्यूब जाना है तो हम करेंगे इंटू 10 पावर 3। जैसे 1 मीटर क्यूब इज 1000 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब जाना है तो हम वापस करेंगे इंटू 10 पावर 3। सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट का छोटा यूनिट करते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे यूनिट का बड़ा करते टाइम डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पर होगा डिवाइड विथ 10 पावर 3, और यू कैन से इंटू 10 पावर-3। एंड वही चीज डीएम क्यूब टू मीटर क्यूब करना है तो वापस हम करेंगे डिवाइड बाई 10 पावर 3, दैट इज डिवाइड बाई 1000। तो ये एक यूनिट कन्वर्जन वॉल्यूम का हमें सीख के रखना पड़ेगा। या सो कीप दैट इन माइंड। यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करूं, okay, see, I know that these things are not really pertaining to the kinetic theory of gases, but इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करते टाइम ये वॉल्यूम कन्वर्जन्स का हमें आना जरूरी है। सो आई एम जस्ट बीइंग डबल श्योर कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये वॉल्यूम की चीजें आपको आती है। इफ यू नो दिस यू कैन डेफिनेटली स्किप ओवर टू द मेन चैप्टर, बट इफ यू डोंट नो जस्ट मेक श्योर दैट यू लर्न दीज थिंग्स प्रॉपरली, बिकॉज अल्टीमेटली न्यूमेरिकल्स में ये सब काम आएगा। सो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, you can also call it 1 gram per milliliter. Now I want you to convert the density of water to two units. I want the density of water in uh, kg per liter and in kg per meter cube. Okay, so if I start converting this, मुझे ग्राम का किलोग्राम करना होगा, एंड ग्राम टू किलोग्राम मतलब डिवाइड बाय 1000। सो न्यूमरेटर में ग्राम टू किलोग्राम डिवाइड बाय 1000, सो इट इज 10 पावर-3 kg, एंड सेंटीमीटर क्यूब टू मुझे लीटर चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर मतलब आई विल हैव टू डिवाइड बाय 1000, बट ये डिवाइड बाय 1000 डिनोमिनेटर में होगा, तो ये आ जाएगा अपॉन 10 पावर-3, और सेंटीमीटर क्यूब का अभी हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर। So when you cancel them off, you get 1 kg per liter. So density of water in kg per liter, density of water, एक तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, that is 1 ग्राम per ml, that becomes 1 kg per liter, and I also want the same density of water in kg per meter cube. So इतना erase कर लेंगे वापस, and yeah, let's convert that to kg per meter cube. ग्राम टू किलोग्राम मतलब डिवाइड बाय 1000, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 पावर-3 kg। सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब के लिए दो बार डिवाइड बाय 1000 किया मतलब डिवाइड बाय 10 पावर 6 करेंगे। सो डिवाइड बाय 10 पावर 6 मतलब मल्टीप्लाई विद 10 पावर-6, बट दैट हैपेंस इन द डिनोमिनेटर। सो 10 पावर-6 के साथ मल्टीप्लाई किया इन द डिनोमिनेटर, एंड दैट मेड सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट टू मीटर क्यूब। इसका अगर इंडाइसिस के हिसाब से करें तो 10 पावर-3 माइनस माइनस 6 मतलब टोटल आ जाएगा 10 पावर-3 प्लस 6, दैट इज 10 पावर 3। सो वाटर का डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब बिकम्स 10 पावर 3। सो ये डेंसिटी ऑफ वाटर का एक कन्वर्जन रहेगा। मेक श्योर दैट यू नो दिस एंटायर डेंसिटी कन्वर्जन। एंड बेसिक चीज तुमने यही पढ़ी कि अगर ग्राम पर ml रहेगा तो ग्राम पर ml वुड बिकम द सेम एज केजी पर लीटर, बट ग्राम पर ml टू केजी पर मीटर क्यूब विल बिकम इनटू 1000। मतलब किसी का डेंसिटी अगर मान लो 5 ग्राम पर ml था तो केजी पर मीटर क्यूब में वही आ जाएगा 5000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यस, ये डेंसिटी का एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, इसे ध्यान में रखना। एंड या गेट बैक टू दिस, मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स का ये 3 फॉर्मूला हमें याद रखना है। एंड ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना दैट व्हेन यू टेक 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, it will occupy a volume of 22.4 liter at STP condition, and these are your STP conditions. अब यहां पे the next thing you need to know are values of R. Values of R, R एक तो गैस कांस्टेंट रहेगा, एंड गैस कांस्टेंट आता है आइडियल गैस इक्वेशन में। सो द आइडियल गैस इक्वेशन is PV equal to nRT.
अब ये इक्वेशन एक्चुअली डिराइव होता है गैस लॉस के साथ, सो गैस लॉस हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं एज वी प्रोसीड इन द चैप्टर, बट फॉर द टाइम बीइंग आप वैल्यूज ऑफ आर कैसे आता है ये समझ लो। डेफिनेटली इट शुड बी, मतलब टेक्निकली ऐसा रहता है कि ये इक्वेशन हमें इसका डेरिवेशन पहले डिस्कस करना चाहिए एंड देन वी शुड डिस्कस दिस, बट आई हैव चेंज द फ्लो फॉर some reasons. So, okay, I'm not discussing reasons and all, but I'll just tell you how this equation is derived in later part of the video. But for now, ideal gas equation is this equation. मतलब किसी भी ideal gas का pressure, volume, number of moles and temperature एक relation follow करेगा, and that relation is PV equal to nRT. यहाँ पर R एक constant होगा which is called a gas constant, और इस gas constant का ही value हमें derive करना है। इसका value हम derive कर सकेंगे if we use this result. मैंने कहा 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन, तो हम प्रेशर को डाल देंगे 1 एटीएम, मतलब 1.01325 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। टेम्परेचर डाल देंगे 273 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स को 1 डालेंगे एंड वॉल्यूम को डाल देंगे 22.4 लीटर्स। सो या लेट्स पुट इट हियर। प्रेशर डाल दिया हमने 1 एटीएम, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डाल देंगे 22.4 लीटर, दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 था इंटू आर इंटू टेम्परेचर था 273 केल्विन। अब ये सारा इक्वेशन अगर सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 1 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 273। यू कैन परफॉर्म दैट कैलकुलेशन इन योर कैलकुलेटर्स। आर का फाइनल वैल्यू तुम्हें मिलेगा 0.082, आई थिंक 06 आएगा, बट इतना पूछते नहीं है। व्हाट यू नीड टू नो इज 0.082, यहां तक आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अब इसका यूनिट क्या आएगा, तो प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो यूनिट बिगिंस विद एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, सो पर केल्विन मोल। सो ये आर का वैल्यू रहेगा। अब समझ लो ये आर वैल्यू तभी यूज करेंगे जब प्रेशर एटीएम में रहेगा और वॉल्यूम लीटर में रहेगा। व्हाट इफ वी हैव टू डील विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स? स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब प्रेशर शुड बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पी का वैल्यू आया था 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम भी लीटर में नहीं रख सकते बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वॉल्यूम विल बी मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एंड वॉल्यूम में मैंने कहा था लीटर टू मीटर क्यूब के लिए यू विल डिवाइड बाय 1000। सो इसे डिवाइड करना होगा 1000 के साथ, मतलब मल्टीप्लाई किया विद 10 पावर -3 इक्वल टू राइट में एनआरटी जो था इट रिमेन्स एज इट इज, नंबर ऑफ मोल्स 1 था, आर को आर रहने दो एंड टेम्परेचर विल बी 273 केल्विन। वंस अगेन व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस, नीचे 1 और 273 दोनों लेकर आओ, तो ये सब कैलकुलेशन करके यू विल गेट आर वैल्यू एज 8.314। अब यूनिट देखो, प्रेशर का यूनिट इस वाले वैल्यू के लिए था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हमने लीटर टू मीटर क्यूब कन्वर्ट किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट आया दैट इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, ये दोनों कैंसिल होगा और ये आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन इंटू मीटर इज लाइक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन, एंड वर्क डन का स्टैंडर्ड यूनिट जूल रहता है, तो न्यूटन इंटू मीटर इज द यूनिट जूल ओनली, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूटन मीटर वी कैन सिंपली राइट जूल। तो आर का वैल्यू आया, आर का यूनिट आया जूल पर, एन और टी हमने नीचे लिया था, तो जूल पर केल्विन मोल। हमें आर के ये दोनों वैल्यूज याद रखने होंगे और इनके यूनिट्स भी याद रखने होंगे, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम किस यूनिट में दिया है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आर का कौन सा वैल्यू हम यूज करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस एंटायर डेरिवेशन कुछ था नहीं वैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी में बस हमने ये वाला रिजल्ट अप्लाई किया था, बट या यू शुड नो व्हाई दीज वैल्यूज कम फ्रॉम वेयर दे कम। एंड फाइनली हाँ, तुम्हें वैल्यूज भी पता होने चाहिए। आई नो न्यूमेरिकल्स में वो वैल्यूज देते हैं, बट it's always better to remember the values, and you should also know how these values have come in. So yeah, remember these values and we can now move on to the next part, that is the gas laws. gas laws में सबसे पहला लॉ आएगा बोयल्स लॉ। हर लॉ में एक टर्म कांस्टेंट रहेगा, सो बोयल्स लॉ सेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो वैसे तो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन था वो इन लॉस को लेके डिराइव होता है, बट बिकॉज हमने आइडियल गैस इक्वेशन पहले कर लिया है, वी नो हाउ टू परसीव दीज थिंग्स इन अ बेटर वे। सो तुम समझ के रखो पीवी इक्वल टू एनआरटी था। अगर मैंने एक गैस ले लिया एक कंटेनर में, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, आर वैसे ही कांस्टेंट था,
बोयल्स लॉ में तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा. सो बोयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को के ले लेंगे. सो वी अगर नीचे ले लिया तो पी इज इक्वल टू के बाई वी, और कहने का मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. तो मतलब बोयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मतलब वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. ये बेसिक कॉमन सेंस है. मतलब एक बलून में अगर हवा भर दिया और बलून को प्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेस करेंगे मतलब वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और बलून को एक्सपांड कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर ड्रॉप होगा. ऑल दिस हैपेंस एट द सेम टेम्परेचर. सो बस वही बोयल्स लॉ का इन्फरेंस था दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. यू कैन टेक v ऑन द अदर साइड एंड यू गेट pv इक्वल टू k. इक्वेशन से भी पता ही था pv इक्वल टू कांस्टेंट आने ही वाला था. बोयल्स लॉ में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ. अगर p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए. द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. लेट अस से दैट्स योर ग्राफ एट अ टेम्परेचर T1, एंड अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया. सो टेम्परेचर बढ़ाने से वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू के जो था दैट वाज एनआरटी. अब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो के का वैल्यू भी बढ़ेगा. अब के बढ़ जाएगा तो इस इक्वेशन में ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया. तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम प्रेशर बढ़ा रहेगा इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस. सो लेट अस से आई गेट अनदर आइसोथर्म ओवर हियर. जो P वर्सेस V का ग्राफ रहेगा दैट इज कॉल्ड एन आइसोथर्म. अगर ये आइसोथर्म बनाया टेम्परेचर T2 पर, सो आई सेड एट अ सर्टेन वॉल्यूम द प्रेशर विल बी हायर इफ द टेम्परेचर इज हायर. सो इस वॉल्यूम पे इसका प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर कम. सो ये वाले आइसोथर्म का टेम्परेचर T2 विल बी ग्रेटर देन T1. जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा आइसोथर्म उतना ही बाहर बनेगा. सो अगर एक आइसोथर्म इधर बनाया एट अ टेम्परेचर T3, T3 will be greater than T2 will be greater than T1. So the isotherms will behave in this manner, and कोई भी दो isotherms कभी भी intersect नहीं करेंगे. All isotherms will be non-intersecting. Yeah, that's about Boyle's law, and we can now continue with the next law, that is the Charles law. जैसे बोयल ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, चार्ल्स ने प्रेशर कांस्टेंट रखा. इस केस में भी वही बलून वाला एग्जांपल ले लो. अगर बलून में एयर फिल करके रखा है एंड वी वांट द प्रेशर टू बी कांस्टेंट, अगर हम बलून को हीट करेंगे तो गैस एक्सपांड होगा, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर बलून को कूल डाउन करेंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगा. सो कहने का मतलब चार्ल्स लॉ ने प्रेशर कांस्टेंट रखा एंड ही स्टेटेड दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो V इक्वल टू KT इफ यू एलिमिनेट द प्रोपोर्शनलिटी. अगर कोई टेम्परेचर T1 पे वॉल्यूम V1 था और T2 पे वॉल्यूम V2 रहेगा, तो you can say V2 is KT2, V1 is KT1, and you can simply divide them and write V2 by V1 equal to K तो कट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा T2 by T1. I'll just erase off this V2, V1 and everything. बेसिक ऐसा रहेगा that V proportional to T. और वही चीज यहां पर भी कर सकते थे, जैसे PV equal to constant है, so we can say P1 V1 equal to P2 V2 for some two different conditions, and we can then say that V2 by V1 is P1 by P2. तो इस तरीके के इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स में काफी बार अप्लाई करेंगे, ये वाला भी करेंगे. और यही चीज अगर गैस लॉ के हिसाब से देखेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल टू NRT. फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस N कांस्टेंट रहेगा, R भी कांस्टेंट है, और अगर P कांस्टेंट रखोगे तो क्लियरली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ही आएगा. सो या दैट प्रिसाइसली वाज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, so it will be the graph of V versus T, क्योंकि ये V proportional to T नहीं, V equal to KT आएगा. So yeah, V equal to KT मतलब ये लीनियर ग्राफ हो जाएगा. This is like Y equal to MX, तो Y equal to MX. Y equal to MX plus C में भी अगर C का वैल्यू 0 रहेगा तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा. तो इसका जो ग्राफ रहेगा it will look like this. Now there is a solid line here and a dotted line here because at very low temperatures, इन सारे वैल्यूज पे टेम्परेचर काफी कम है. At very low temperatures गैस नहीं रहेगा, it will rather liquefy. तो ये वाला जो लाइन है वो किसी भी गैस के लिए तुम्हें मिलेगा नहीं. फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स यू वोंट गेट दिस लाइन. तुम्हें मेनली तो ये वाला स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एंड
एक पॉइंट के बियॉन्ड जब गैस लिक्विफाई हो गया, उसके बाद ये लाइन तुम सिर्फ प्रोजेक्ट कर सकोगे अप टिल द ओरिजिन. दैट लाइन विल नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी बिकॉज इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में, इस टेम्परेचर रेंज में वो सब्सटेंस गैसियस है ही नहीं, इट माइट हैव लिक्विफाइड. सो या ये तुम्हारा V वर्सेस T का ग्राफ होगा. एंड नाउ दैट वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, यू कैन राइट इट एज V इक्वल टू NR बाई P इंटू T. तो तुम्हें ये भी मालूम पड़ जाएगा y इक्वल टू mx कंपेयर करके कि स्लोप ऑफ द लाइन nr बाई p आएगा. सो ये जो स्लोप रहेगा m इक्वल टू nr बाई p होगा. लेट अस से यू टेक अनदर लाइन. तुमने एक और लाइन लिया उसी गैस के लिए, तो इसका भी स्लोप आ जाएगा nr बाई p. लेट्स से दिस लाइन हैज अ स्लोप nr बाई p1, दिस लाइन हैज अ स्लोप nr बाई p2. अब क्योंकि इस लाइन का स्लोप बड़ा है, मतलब अगर इसका m बड़ा रहेगा तो प्रेशर छोटा रहेगा. सो फॉर दिस लाइन इफ प्रेशर वाज P1, फॉर दिस लाइन इफ प्रेशर वाज P2, इसका स्लोप बड़ा तो प्रेशर छोटा, इसका स्लोप छोटा तो प्रेशर बड़ा, बिकॉज इफ यू सी स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट P1 विल बी लेसर देन P2. तो ये थोड़ा चार्ल्स लॉ का डिस्कशन. एंड वी कैन गो ऑन विद द नेक्स्ट लॉ. इट्स द गेल-लुसाक्स लॉ. इन गेल-लुसाक्स लॉ वही बात, पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना. अब बोयल ने बोल दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है. चार्ल्स ने बोल दिया वॉल्यूम, सॉरी चार्ल्स ने बोल दिया प्रेशर कांस्टेंट, गेल-लुसाक्स बोल देगा वॉल्यूम कांस्टेंट. सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो क्लियरली P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा, बिकॉज एन एन आर विल बी कांस्टेंट फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस. सो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा. इफ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर P विल बी इक्वल टू KT. एंड वही अगर दो कंडीशंस लेंगे, P1 एट टेम्परेचर T1, P2 एट टेम्परेचर T2, तो डिवाइड करके वी विल हैव P2 बाई T1 इज T2 बाई T1. एंड या गेल-लुसाक्स लॉ इस तरीके से अप्लाई होगा. And yeah, that's the ideal gas equation from where we can infer all these things. So अगर ग्राफ प्लॉट करोगे वापस P versus T का, it will be a linear graph because when you say P equal to KT, या तो यहाँ से अगर rearrange कर लोगे तो P will be NR by V into T. So this will be a linear graph because it aligns with y equal to mx. तो y equal to mx के साथ compare करके you realize slope of the graph will be NR by V. सो मान लो इस वाले लाइन पे वॉल्यूम V1 है और एक दूसरा भी लाइन ले लो, एंड इस वाले लाइन पे जो स्लोप आया, इस लाइन का वॉल्यूम V2 रहेगा. मतलब इस कंडीशन में गैस का वॉल्यूम हमने कांस्टेंट वैल्यू V2 पे फिक्स्ड रखा है, तो इस पे जो स्लोप आएगा दैट विल बी NR बाई V2 और इसका NR बाई V1. इसका स्लोप बड़ा तो वॉल्यूम छोटा, इसका स्लोप बड़ा, सॉरी इसका स्लोप छोटा तो वॉल्यूम बड़ा. सो वी कैन अगेन कंक्लूड दैट V1 विल बी लेसर देन V2 because M, we can call it M1 and M2. M1 is greater than M2. So yeah, that's the Gay-Lussac's law, and we move on to the next one, that is Avogadro's law. Now Avogadro's law states that, देखो वापस PV इक्वल टू NRT ले लो. एवोगैड्रोस लॉ ने बोला कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस आइडेंटिकल रहेंगे फॉर टू डिफरेंट गैसेस, अगर प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशंस हमने सेम रखे तो इक्वल वॉल्यूम्स will have equal number of moles, and number of moles in a way means number of particles only, because अगर ये फॉर्मूला देखोगे, number of moles is number of atoms upon Avogadro number. नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा. सो आई विल राइट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सेज फॉर टू डिफरेंट गैसेस equal volumes will contain equal number of moles, and equal number of moles रहेगा तो equal number of particles भी होगा. Under identical pressure and temperature conditions.
सो कहने का मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर मैं सेम रखूं, फिर मैं कहता हूं दो अलग गैसेस का मैंने इक्वल वॉल्यूम लिया, मतलब मैंने वॉल्यूम भी सेम रखा। अगर पी वी टी सब सेम रखा, आर वैसे ही कांस्टेंट है, तो एन का वैल्यू दोनों के लिए सेम ही आने वाला था। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से भी हमें पता चलता है, इट इज कॉमन सेंस ओनली, बट लॉ की तरह भी पढ़ेंगे तो वो मतलब लॉ वही है। So for two different gases, equal volumes of both the gases will contain equal number of moles, means they will contain equal number of particles under the same pressure and temperature conditions. तो ये एवोगाड्रोस लॉ है, इसे भी ध्यान में रखना। एंड फाइव, फाइनली वी टेक ऑन वी स्टडी समथिंग कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ने कहा कि अगर तुमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में तुमने अलग अलग गैसेस भर दिए, सो लेट अस से यू आर फिलिंग अ टोटल ऑफ 5 गैसेस, gas 1, gas 2, gas 3, gas 4 and gas 5. So pressure of the gas 1, let's call it P1. We call this partial pressure of gas 1. Pressure of gas 1 मतलब ही partial pressure of gas 1. फिर similarly P2 is the partial pressure of gas 2 plus P3 is the partial pressure of gas 3 plus P4 plus P5. सारे गैसेस का पार्शियल प्रेशर अगर एडअप कर लेंगे तो इससे हमें मिलेगा टोटल प्रेशर। आई नो दिस इज वंस अगेन अ थिंग अबाउट कॉमन सेंस ओनली। अगर तुम 5 गैसेस डालोगे तो 5 गैसेस का इंडिविजुअल जो प्रेशर रहेगा उसका टोटल करके ही टोटल प्रेशर आएगा। इसमें तुमने लॉ क्या बनाया, बट है तो हम भी लॉ की तरह पढ़ेंगे इसको। सो यस, द टोटल partial pressure of all the partial pressure of all gases added together will give you the total pressure. यहाँ पर एक और लॉ आएगा, दैट इज अ लॉ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब let us say gas 1 2 3 4 5 के number of moles are n1 n2 n3 n4 n5. So mole fraction of gas 1, that is number of moles of gas 1 upon total number of moles. Total number of moles मतलब n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5. So ये mole fraction of gas 1. So Dalton's law कहता है mole fraction of gas 1 जो n1 upon n total है, it will also be equal to P1 upon P total. मतलब partial pressure of 1 upon total pressure will be equal to mole fraction of gas 1, that is n1 upon n total. n1 upon n total can be represented by x1. So we can also write P1 equal to x1 into P total. So अगर मैं कहूँ P2, you can write P2 as x2 into P total, where x2 is the mole fraction of gas 2. x2 is mole fraction of gas 2. तो ये मोल फ्रैक्शन का एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे समझ के रखना। ये डाल्टन्स लॉ यहाँ पे और यहाँ पे मतलब इस तरीके से और इस तरीके से काफी बार तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा। सो या दिस वाज अबाउट ऑल गैस लॉस। नेक्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज समथिंग कॉल्ड करेक्टेड इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। Okay, before we write down that equation, understand one thing. When I said ideal gas equation, जब मैंने ये वाला इक्वेशन बताया आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, आई सेड इट विल बी फॉलोड ओनली बाय आइडियल गैसेस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हर गैस को आइडियल गैस मान के हम आगे बढ़ेंगे, बट एक गैस आइडियल गैस कब रहेगा एंड व्हाई एनी रियल गैस इज नॉट एन आइडियल गैस, ये तुम्हें समझ आएगा प्रॉपर्टीज या अजम्पशंस ऑफ केटीजी पढ़ के। assumptions of kinetic theory of gases आप जब पढ़ोगे, now I am not reading it out in this video because unnecessary लंबा हो जाएगा। You can actually read this in whatever theory material that you have. आप simple NCERT पढ़ लोगे या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है वो पढ़ लोगे तो assumptions of KTG आपको मिल जाएगा। कुछ बेसिक assumptions समझ लो। बेसिक assumptions कुछ ऐसे है कि अगर ये कंटेनर है और यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है, तो एक असम्पशन ये है कि गैस पार्टिकल्स का अपना खुद का जो वॉल्यूम रहेगा इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम दैट दे ऑक्यूपाई। मतलब गैस पार्टिकल्स खुद जो है उनका अपना सेल्फ वॉल्यूम 0 होना चाहिए, दे ओनली ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो ये एक असम्पशन है। एक और असम्पशन ये, बट ये रियलिटी में ट्रू नहीं है, बिकॉज कोई भी गैस मॉलिक्यूल लोगे तो गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी रहेगा। सो आइडियल गैस कोई होता नहीं है, बिकॉज इस टाइप के कंडीशन सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। बट जस्ट अज्यूमिंग वेरी रियलिस्टिक कंडीशंस, हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी बनाया था, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी बना था विद द अजम्पशन दैट गैस पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम।
सेकेंड अजम्पशन ये है कि गैस पार्टिकल्स का आपस में कोई अट्रैक्शन होना नहीं चाहिए. इफ टू डिफरेंट गैस पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, देन द गैस कैन बी कॉल्ड एज एन आइडियल गैस. बट ये भी सही नहीं है, बिकॉज कोई भी गैस अगर लोगे तो दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे. दे विल बी वेरी वीक, बट सम अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी देयर बिटवीन द गैस पार्टिकल्स. तो ये भी एक अजम्पशन था केटीजी का, assumptions of KTG for ideal gas. But कोई गैस ये नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा. सो अगेन एनी गैस कैन नॉट बी एन आइडियल गैस. सो या आइडियल गैस का एक रिक्वायरमेंट है दैट पार्टिकल्स शुड नॉट हैव एनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. कुछ और बेसिक चीजें हैं, जैसे ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन में रहेंगे. इफ दे कोलाइड विद वन अनदर द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज दे डोंट लूज एनी एनर्जी. इफ दे कोलाइड विद द कंटेनर, तो कंटेनर ऑफ द वॉल के साथ का भी कोलिजन इलास्टिक ही होगा. सो इट विल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी एंड देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन अ गैस पार्टिकल कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ अ कंटेनर. सो या ये कुछ केटीजी के assumptions है. डिटेल में इसको रीड करना, यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ व्हाट एन आइडियल गैस इज. एंड नाउ यस, coming back to the corrected form of ideal gas equation. So the equation is P plus a n square upon V square into V minus NB is equals to nRT. यहां पर बाकी सारे टर्म्स तो वही है जो आइडियल गैस इक्वेशन में थे. दो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए, दैट इज A एंड B. सो A एक ऐसा फैक्टर है जो रिप्रेजेंट करेगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस between the gases, between the gas molecules, intermolecular forces between the gas molecules. अब इसका मतलब A is not the intermolecular force between the gas molecules. It's like intermolecular forces molecules के बीच में अगर ज्यादा रहेंगे तो A का वैल्यू बड़ा रहेगा, और गैस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम रहेंगे तो A का वैल्यू भी कम रहेगा. सो A इज एन इंडिकेटिव ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इसका यूनिट, फोर्स का यूनिट मतलब न्यूटन नहीं आएगा, बिकॉज ये A इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है. इट्स जस्ट अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स, इट्स समवॉट रिलेटेड टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सो इसका अगर यूनिट फाइंड करेंगे, सिंस वी आर एडिंग दिस एंटायर क्वांटिटी टू प्रेशर, इस पूरे के पूरे यूनिट, इस पूरे के पूरे टर्म का यूनिट प्रेशर का यूनिट आएगा. सो ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वी स्क्वायर मतलब मीटर क्यूब का स्क्वायर, दैट इज मीटर पावर 6. यू कैन टेक इट ऑन द राइट. सो इनटू आ जाएगा मीटर पावर 6. व्हेन दे गेट कैंसल्ड यू गेट मीटर पावर 4 इन द न्यूमरेटर, एंड एन स्क्वायर अगर नीचे आएगा तो पर मोल स्क्वायर हो जाएगा. So the unit of A becomes Newton meter power 4 upon mole square. So we can write that here. It is Newton meter power 4 per mole square. ये unit of A रहेगा. और you can also write it as pressure का unit Pascal रहेगा. So you can say Pascal into meter power 6 upon mole square. Pascal meter power 6 upon mole square. So yeah, that was about A. And B is a term that represents the size factor of the particle. साइज फैक्टर मतलब अगर पार्टिकल का साइज काफी बड़ा रहेगा तो B का वैल्यू बड़ा रहेगा, साइज छोटा तो B का वैल्यू छोटा. वंस अगेन V माइनस NB, तो वॉल्यूम में अगर हम वॉल्यूम में से अगर NB को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NB का यूनिट आएगा वही जो वॉल्यूम का यूनिट है. तो NB का यूनिट इज मीटर क्यूब, एंड N अगर नीचे जाएगा तो B का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब पर मोल. So that is the corrected form of ideal gas equation. And ये equation भी काफी बार मेंस और एडवांस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा. So make sure that you know this equation. Memorize करके रखना for the numericals. And we can now proceed with the next part. Something called critical temperature. So understand this term. जब हमने आइसोथर्म्स ड्रॉ किए थे, आइसोथर्म्स मतलब पीवी ग्राफ फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट था तब आइसोथर्म इस तरीके का दिखता था, बिकॉज व्हेन आई से पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनआरटी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा. इसे अगर के ले लिया तो पी विल बी के बाई वी. सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा. तो आइसोथर्म का शेप इस तरीके से रहेगा. नाउ एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने कहा आइसोथर्म्स बाहर की तरफ जाते रहेंगे. So as you decrease the temperature, isotherms will keep coming inwards. Now as you decrease the temperature, you will be able to liquefy a gas.
टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल है. सो द मोर यू अप्रोच द लिक्विड स्टेट, आइसोथर्म का शेप थोड़ा डिस्टॉर्ट होने लगेगा. सो द आइसोथर्म विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस. It will follow a flat line and then go here. The flat line will become more and more flatter as you go to lower and lower temperatures. If you realize, there is a slight bit of shape that you can see over here. So ये जो dotted line draw किया, इसके left part में, in these regions, the gas will be liquefied. So that state of gas will either be a liquid or solid. Normally तो liquid ही रहेगा because from gas you go to liquid and then to solid, and this part of the gas will represent the gaseous form. So ऐसा रहेगा कि अगर इस रीजन में देखोगे तो वॉल्यूम काफी कम है एंड प्रेशर ज्यादा है, मतलब नॉट इन द लोअर पार्ट्स, इन द हायर पार्ट्स. इन द हायर पार्ट्स इफ यू सी द प्रेशर इज हाई, द वॉल्यूम इज लेस. हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम. सो अगर ये गैस पार्टिकल्स थे तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके we are bringing the particles very close to one another, plus temperature भी काफी कम है. तो temperature कम है तो you are able to liquefy the gas. So that is the reason I said इस region में the nature of the substance will be either liquefied or solidified, and यहाँ पर volume बड़ा है and pressure भी काफी छोटा है because you are taking lower values of pressure and higher volume. तो pressure अगर release कर देंगे, मतलब यहाँ पे जो pressure applied था, अगर वो pressure हम release कर देंगे तो सारे पार्टिकल्स अवे हो जाएंगे, एंड अगर सारे पार्टिकल्स दूर हो गए तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में. सो इन दिस रीजन यू हैव अ गैस. सो नोटिस करने वाली बात ऐसी है कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन ही वो रीजन है जहां पे तुम डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देखोगे तो यहां पे तुम्हें लिक्विड मिला. सो लिक्विफाइंग अ गैस इज पॉसिबल ओनली अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर. अगर इस टेम्परेचर के बियॉन्ड तुम चले गए तो यहां पर तो ये पूरा का पूरा गैस ही है. यू कैनॉट गेट अ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर. मतलब अगर तुम्हें एक गैस को प्रेशराइज करके लिक्विफाई करना है तो ये तुम एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही कर पाओगे. अगर उस मैक्सिमम टेम्परेचर के बियॉन्ड गए तो प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है. सो क्रिटिकल टेम्परेचर वही मैक्सिमम टेम्परेचर है. क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर up to which a gas can be liquefied by applying pressure. टेम्परेचर अगर कम रखोगे तो बेटर ही है. अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो वैसे भी तुम लिक्विफाई करने के ज्यादा नजदीक हो. सो अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर अप्लाई करके यू कैन लिक्विफाई द गैस, बट दैट प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई करना, इट कैन हैपन ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर. तो ये एक डेफिनेशन समझ के रखना. ये भी एक ग्राफ समझ के रखना. ये ज्यादा पूछते हैं नहीं, बट जस्ट इस ग्राफ को रीड कैसे करना है वो समझ के रखना. एंड या अब क्रिटिकल प्रेशर, मान लो ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर था. दिस इज द आइसोथर्म यू आर ड्रॉइंग एट द क्रिटिकल टेम्परेचर Tc. तो ये जो वॉल्यूम रहेगा दिस विल बी Vc, दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये जो करस्पॉन्डिंग प्रेशर है दैट इज Pc, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर. तो Pc का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A/27B². ये A और B वही A और B है जो तुमने करेक्टेड फॉर्म में पढ़े थे. सो यही A और B हम यूज करेंगे फॉर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल प्रेशर. क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3B and critical temperature is 27A, it's 8A/27 RB. इनके डेफिनेटली रीजंस होते हैं कि ये फॉर्मूला अगर इस टाइप का है तो कैसे बना. रीजंस डेरिवेशंस फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट मेक श्योर दैट यू मेमोराइज दीज 3 फॉर्मूले. जितना मुझे याद है टीसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं जेडब्ल्यू एडवांस के कुछ पास्ट पेपर्स में. सो फॉर द सेफ साइड रिमेंबर ऑल द 3 फॉर्मूले, एंड इफ यू आर लकी शायद इसमें से कोई इसके ऊपर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा. सो या दैट्स वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, समथिंग कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का भी एक टर्म आता है बिकॉज गैसेस
हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी तो आइडियल गैसेस के लिए बोला था, बट हर गैस आइडियल गैस नहीं होता. सो बिकॉज गैसेस डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समथिंग represented with z ये इंट्रोड्यूस करना होता है. So for ideal gases PV is nRT, but in general we say that PV is z times nRT, where z is called the compressibility factor. So अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे P versus rather we will plot a graph of PV upon nRT versus pressure. देखो PV upon nRT का वैल्यू 1 आएगा फॉर एन आइडियल गैस, बिकॉज फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT. सो PV अपॉन nRT का वैल्यू आएगा 1. और PV अपॉन nRT अगर देखेंगे तो PV अपॉन nRT इज Z ओनली. सो वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस प्रेशर. तो Z का आइडियल गैसेस के लिए वैल्यू होना चाहिए 1, बट नॉन आइडियल गैसेस विल डिविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. तो नॉन आइडियल गैसेस का जो ग्राफ रहेगा Z वर्सेस प्रेशर का, वो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, लाइक इट विल बी दिस or it will be this, it may be this as well. Now if you realize this graph currently, और अगर मैं एक और horizontal line यहां बना दूं, this graph deviates very less from the ideal line. ये dotted line ideal gas behavior का line था, उस line से deviation इस line का सबसे कम है. अगर इस line का deviation ideal gas से सबसे कम है तो इस line के लिए you can say कि pressure काफी ज्यादा रहेगा, सॉरी प्रेशर काफी कम रहेगा, बिकॉज इट इज ओनली एट, अगर तुम लिक्विड लोगे एंड लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, और बेसिकली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम प्रेशर हाई रखेंगे, सो दैट द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द पार्टिकल्स व्हेन दे आर क्लोजर दे विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड. और प्रेशर अगर रिलीज करेंगे तो ये प्रेशर रिलीज करके जो मिलेगा वो गैस मिलेगा. So because in this line you are very close to the ideal gas behavior, the pressure is less and the temperature is high. Because again at high temperature चीजें boil होना शुरू करेगी and at a high temperature you will get gaseous behavior. So the lines that are very close to the dotted line, they represent ideal behavior, मतलब they represent conditions of low pressure and high temperature. And if you see, these are regions where the pressure is low. So at low pressure regions, your lines are very close to the ideal line. And when the pressure increases, that is when you start seeing more deviations from the ideal behavior, because at a higher pressure you are liquefying the gas, and temperature इसमें ज़्यादा है because like I said it's closer to the ideal line. वैसे इस वाले का टेम्परेचर अगर देखेंगे तो इसका टेम्परेचर, let's say this is T1, this is T2, so T2 will be greater than T1, sorry T2 will be less than T1, बिकॉज यहां पे अगर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया तो यू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड, मतलब इमीडिएट गैस टू लिक्विड नहीं होता, बट यू कम क्लोजर टू द लिक्विड स्टेट व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर. सो बिकॉज यहां पे टेम्परेचर T2 तुमने कम कर दिया, तुम्हारा डिविएशन फ्रॉम द आइडियल लाइन ज्यादा हो गया. सो इफ आई हैव टू कंपेयर T2 एंड T1, बिकॉज T2 का आइडियल लाइन से डिविएशन ज्यादा था, T2 विल बी लेस देन T1. सो यहां पर अगर मैं टेम्परेचर T3 ले लूं, so you can say T3 will be less than T2. तो ये थोड़ा बहुत इन्फरेंसेस होगा ये Z वर्सेस P के ग्राफ का. काफी चीजों का ग्राफ ऐसा भी दिखता है, मतलब इन रीजन्स ऑफ लो प्रेशर यू माइट सी कंप्रेसिबिलिटी लेस देन 1 आल्सो. सो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट या यू माइट सी दीज बिहेवियर्स फॉर सर्टेन गैसेस एज वेल. सो ये थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का डिस्कशन था. We move on to the next part, something called diffusion. और diffusion में ऐसा रहेगा, we define something called rate of diffusion. Rate of diffusion कहता है that it is inversely proportional to the square root of molar mass of the gas. Rate of diffusion is also inversely proportional to the square root of density of the gas, and rate of diffusion is directly proportional to pressure of the gas. तो ये भी कुछ फॉर्मूला है, इनको याद रखना. And yeah, we can continue with the next part now. यहाँ से actual kinetic theory of gases के concepts शुरू होंगे. So the first thing we need to learn is something called RMS velocity of a gas. अगर मान लो हमने एक कंटेनर लिया और इसमें n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स है, मान लो एक गैस पार्टिकल का वेलोसिटी v1, दूसरे का v2, ऐसे करते करते nth पार्टिकल का वेलोसिटी vn है.
So the velocities of the particles are v1, v2, v3 and so on up to vn. अगर मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, so average velocity is v1 plus v2 and so on up to vn, the whole divided by n. सिमिलरली अगर मैं पूछूं आरएमएस वेलोसिटी डिफाइन कैसे करेंगे, आरएमएस वेलोसिटी मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीनिंग भी वही है, इट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स. तो पहले स्क्वायर्स ले लो, सारे वेलोसिटी के जो स्क्वायर्स रहेंगे, द स्क्वायर्स विल बी v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, so on up to vn square. We need the mean of squares, मतलब इन सारे squares का average लगेगा. So v1 square plus v2 square so on up to plus vn square the whole divided by n, और उसका root चाहिए. So RMS velocity मतलब root of mean of squares, इतना erase कर लेंगे. And I said this becomes the formula for RMS velocity. That is root over v1 square plus v2 square plus vn square divided by n. अब अगर एक कंटेनर लोगे तो गैस पार्टिकल्स काफी सारे होते हैं, दे आर फाइनाइट बट दे आर एक्चुअली काउंटेबली इनफाइनाइट. माय पॉइंट इज काफी सारे गैस पार्टिकल्स होते हैं, हर एक का वेलोसिटी मेजर करके उसका एवरेज इस तरीके से लेते नहीं बैठ सकते. ये बस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है अबाउट एवरेज क्या होता है एंड आरएमएस वैल्यू क्या होता है. सो या फॉर अ गैस हैविंग n पार्टिकल्स, अगर ये उसके वेलोसिटीज है, देन दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग द एवरेज वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी. अब फिलहाल हमें आरएमएस वेलोसिटी का एक इक्वेशन बनाना होगा. सो फॉर दैट पर्पस कंसिडर वन पार्टिकल ऑफ मास m, ये गैस का ही पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी मान लो v है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल विल बी हाफ इंटू स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर. ये एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी n मल्टीप्लाइड बाय हाफ mv स्क्वायर. सो ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी. व्हेन आई रीराइट इट, दिस इज हाफ इंटू n m into v square. Now m is mass of one particle, n were the number of particles, so n into m will give me total mass of the gas. So kinetic energy of all the gas particles finally becomes half m v square. M is total mass of the gas, total mass of gas. N is the number of particles of gas, so number of gas particles, and m is small m जो था, that is mass of each particle, mass of each gas particle. Now later in the video I will discuss कि काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, बट काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये रहता है 3pv/2. 3pv/2 में p मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, कैपिटल V मतलब वॉल्यूम ऑफ द एंटायर गैस विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ओनली. सो इन इक्वेशंस को अगर हम लिख लेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा 3pv/2 इक्वल टू हाफ m एंड v स्क्वायर. थोड़ा अगर रीअरेंज कर लेंगे तो यहां पर 2 and 2 कट होगा. वॉल्यूम कैन बी टेकन ऑन द राइट इन द डिनोमिनेटर. तो वॉल्यूम को जब राइट में ले लेंगे तो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो m बाय v को हमने लिख लिया डेंसिटी, एंड दैट डेंसिटी कैन बी टेकन इन द डिनोमिनेटर ऑन द लेफ्ट. सो हमें मिलेगा v स्क्वायर जो कि सिर्फ राइट में बचा था, और रो नीचे लेने के बाद हमें मिलेगा 3p/रो. अगर v स्क्वायर 3p/रो है तो रूट लेके हमें v का वैल्यू मिल जाएगा एज रूट ओवर 3p/रो. ये जो फॉर्मूला मिला ये हमें आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला. यहां पर जो v था दैट वाज द आरएमएस वेलोसिटी. सो v आरएमएस का हमारा फॉर्मूला बनेगा रूट ओवर 3p/रो. इस फॉर्मूला को हमें अलग दूसरे फॉर्मेट्स में भी कन्वर्ट करना होगा. सो v आरएमएस का एक फॉर्मूला हमने लिख लिया, दैट इज रूट ओवर 3p/रो. यहां रो मतलब डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम. सो v आरएमएस बिकम्स रूट ओवर 3p, रो को लिख लेंगे m बाई v. सो नीचे कैपिटल M ऊपर v आ जाएगा. दिस विल बी रूट ओवर 3p, सॉरी pv वाज nRT फॉर आइडियल गैसेस, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज किया, अपॉन m. दिस विल बी रूट ओवर 3. नंबर ऑफ मोल्स का पहला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था that was mass in grams upon molar mass. So we can write number of moles as, अब mass in grams मत समझो, just call it mass of gas upon molar mass. We will write it as mu into RT divided by m.
जो मास ऑफ गैस था वो ऊपर और नीचे कैंसिल आउट होगा एंड वी आर लेफ्ट विथ रूट ओवर 3 RT/μ। यहां पर म्यू इज मोलर मास ऑफ द गैस, बट इन, अब समझो आर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में रहेगा, मतलब जूल पर केल्विन मोल में। अगर ये जूल में है तो मास का भी मुझे स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग मोलर मास इन ग्राम पर मोल, वी विल हैव टू राइट द मोलर मास इन केजी पर मोल। सो फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन गैस रहा, वी नो दैट द मोलर मास इज 28 ग्राम्स पर मोल, बट जब नाइट्रोजन गैस का मोलर मास इस फॉर्मूला में डालना होगा, सो वी विल हैव टू राइट इट एज 28 into 10⁻³ kg per mole. So that's how we will use all these terms in the formula. So yeah, ये एक फॉर्मूला याद रखनी है दैट RMS वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो रूट ओवर 3p/ρ आएगा एंड इट ऑल्सो इज रूट ओवर 3RT/μ। सो एक इन्फरेंस ये है कि RMS वेलोसिटी किसी भी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रूट t के साथ, and RMS velocity of any gas is also inversely proportional to the square root of molar mass from this formula only. So ये भी एक inference रहेगा and ये formula तुम्हें याद रखनी है, that is VRMS is root over 3RT/μ। and इस formula में खास mu जब लिखेंगे molar mass of the gas उसे kg पर मोल में लिखेंगे, grams पर मोल में नहीं। अब दो और formula, average velocity का formula and मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा ये RT/μ सबका कॉमन रहेगा। सो RT/μ का टर्म हर एक में आएगा। दिस विल ऑल्सो बी रूट ओवर समथिंग इनटू RT/μ। यहाँ 3 RT/μ था फॉर द RMS वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए इट विल बी 2 RT/μ एंड एवरेज वेलोसिटी इज 8/π RT/μ। वंस अगेन इन फॉर्मूला को सीधा मेमोराइज करना है, सबका एक्सप्लेनेशन होता ही है, बट फॉर द टाइम बीइंग इन फॉर्मूला के लिए वो एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमेंबर द टू फॉर्मूला द वे आई हैव रिटन देम ओवर हियर। सो या वी लर्न फॉर्मूले फॉर 3 वेलोसिटीज। द RMS वेलोसिटी उसका ये 3p/ρ फॉर्मूला था और सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्मूला बना। प्रोपोर्शनलिटीज हमने देखे, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। 8/π समझ के रखो, पाई मतलब 3.14, इंटू 2 करेंगे तो 6.28, इंटू 3 करेंगे तो 9.42। तो 8 लाइज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 8/π करोगे तो वैल्यू विल बी समथिंग बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका वैल्यू आएगा। इफ यू रियलाइज द RMS वेलोसिटी इज ऑलवेज द हाईएस्ट, वो बड़ा रहेगा कंपेयर टू द एवरेज वेलोसिटी एंड वो बड़ा रहेगा देन द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। The graph is of number of particles versus velocity. We can also say this is number of particles upon total number of particles. So when you plot number of particles versus velocity, अगर एक गैस का कंटेनर लोगे तो हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग रहेगा। बेसिकली फॉर एवरी वेलोसिटी देयर विल बी सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो वी विल हैव 0 पार्टिकल्स विद 0 वेलोसिटी, फिर पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। ये जो वेलोसिटी है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक सर्टेन वेलोसिटी पे रहेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला था हमारा रूट ओवर 2RT/μ। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से थोड़ा बड़ा रहता है एवरेज वेलोसिटी, उससे थोड़ा बड़ा रहता है RMS वेलोसिटी। सो RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का ये पोजीशन रहेगा, दिस विल बी द RMS वेलोसिटी and this will be the average velocity. So that happens to be the graph at a temperature T1. मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ जाएगा एंड द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस a certain velocity will look like this. Like the peak will become lower but the peak will shift to higher values. अभी देखेगा तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गया, सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गया फॉर अ टेम्परेचर T2। ऑफ कोर्स T2 यहाँ पे इज ग्रेटर देन T1, तो टेम्परेचर बढ़ने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ गया बिकॉज ऑल ऑफ दीज वेलोसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। सेकेंड वाले ग्राफ के लिए तुम्हारा एवरेज और RMS वेलोसिटी भी कुछ इस तरीके से ही रहेगा, लाइक द एवरेज वेलोसिटी
will be greater than the most probable velocity, and the RMS velocity will be greater than the average velocity. So that's how the graph behaves for two different temperatures T1 and T2, and this is where we can define something called Maxwell equation. सो पार्टिकल के वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ इस तरीके से था, these were the number of particles at a certain velocity v. यहाँ पे n by nt नहीं लिखता हूँ, I'll just write n versus v. So number of particles for a certain velocity. तो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कुछ ऐसा था. Let's take any random velocity. Let's say velocity v लिया और दूसरा एक एकदम नजदीक का velocity ले लेंगे. So this is a very close by velocity to v. The velocity is v plus dv. तो v और v plus dv के बीच में टोटल कितने पार्टिकल्स रहेंगे, that will be represented by area under the graph. So this area under the graph I said, let us call it dn. This dn represents number of particles having velocities between v and v plus dv. इन दो वेलोसिटीज के बीच में कितने पार्टिकल्स रहेंगे, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय dn, एंड दैट न्यूमेरिकली विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. तो यहां पर मैक्सवेल्स इक्वेशन होता है dn इज इक्वल्स टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt पावर 3 बाई 2 v स्क्वायर e पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt इंटू dv. आई नो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग इक्वेशन, एंड जितना मेरे ध्यान में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस इक्वेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. सो इट्स बेटर टू रिमेंबर द इक्वेशन बिकॉज सिलेबस में है, बट या देयर हैव नॉट बीन मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को समझ के रखो. dn मतलब द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यू हैव बिटवीन द वेलोसिटीज v एंड v प्लस dv. यहाँ पर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. So total number of gas molecules is capital N. Small m upon 2 pi kt. M is mass of each gas molecule. 2 pi k is the Boltzmann constant. Boltzmann constant is R upon N naught. R is 8.314, N naught is 6.022 to 10 power 23. इन वैल्यूज को डाल दोगे तो k का वैल्यू आएगा 1.38 into 10 power minus 23. And R upon N naught आया. So R का unit was joule per Kelvin mole. N naught is number of particles है. So these are particles per mole. तो per mole कट होके ये हो जाएगा joules per Kelvin molecule. That's not how they often write, but yeah, एक general rule ऐसा होता है कि जब भी कोई क्वांटिटी पर मोल हमने डिफाइन किया तो क्वांटिटी R यूज करेंगे, एंड पर एटम या पर मॉलिक्यूल रहेगा तो R बाई एन नॉट मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K यूज करेंगे. सो बिकॉज यहाँ पे पर एटम का बात चल रहा था, यहाँ पे भी मास पर एटम था, इसलिए हमने 2 kT लिखा. अगर यहाँ पर m मोलार मास होता तो यहाँ पर 2 RT आता. So yeah, that's the entire equation. V is the velocity that we had taken here, and T will be the temperature at which we are drawing that graph. So ये थोड़ा description था about the terms that are involved in the Maxwell's equation. Let's continue further. ये section काफी important है, इसमें से काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं. So degree of freedom का एक concept है, ये समझ के रखना. So initially consider a monoatomic gas. अगर मोनोएटॉमिक गैस कंसिडर करेंगे तो इन द 3D सिस्टम मतलब x, y, z वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, द मोनोएटॉमिक गैस कैन मूव वेरेवर इट वांट्स टू मूव. नाउ व्हाइल द गैस इज मूविंग, उसके तीन कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, z कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. इफ द x, y, z कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, वी से दैट द मोनोएटॉमिक गैस हैज टोटल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. It has 1 degree of freedom in the x direction, 1 degree of freedom in the y, and 1 degree of freedom in the z direction. ये सारे linear dimensions हैं. Because these all represent linear directions, we say that the monoatomic gas has 3 translational degrees of freedom. 3 translational degrees of freedom, one corresponding to movement in the x direction, one in the y, and one in the z direction. अब internal energy of the gas U का एक formula होता है, it is FRT by 2.
तो एक गैस के पास जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे उस हिसाब से उसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। सो फिलहाल इंटरनल एनर्जी का इसका फॉर्मूला बनेगा 3RT/2। Now these formulae are for internal energy for 1 mole of a gas. So for 1 mole of a gas, this is the internal energy. अगर n moles रहेंगे तो इसे into n भी हमें करना पड़ेगा। So internal energy is 3RT/2 for 1 mole of the gas. For n moles, the internal energy will be 3RT/2 into n. And n into RT, nRT मतलब by ideal gas equation ये PV बनेगा. So this will be 3PV/2. So the internal energy of the gas becomes 3PV/2. And अगर मैं कहूँ for 1 mole of gas, so for 1 mole of gas the formula for internal energy will be 3RT/2. अब CV का फॉर्मूला, CV मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV का फॉर्मूला इज du/dt। du/dt करेंगे तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। दिस विल बिकम FR/2। सिमिलरली CP अगर देखेंगे तो CP माइनस CV इज R, ये भी एक फॉर्मूला है। दिस इज CP इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड ऑलवेज CP विल बी ग्रेटर देन CV। इसका एक रीजन तो यहीं पर है, CP माइनस CV इज द आइडियल गैस कांस्टेंट, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आया। सो इफ CP माइनस CV इज गिविंग अस अ पॉजिटिव नंबर, CP हैज टू बी ग्रेटर देन CV। तो CP हमेशा CV से बड़ा रहेगा, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हेन आई से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it means amount of heat required or energy required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. So इसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज डिफरेंट होंगे। ऐसा इसलिए बिकॉज मान लो एक कंटेनर ले लो जिसमें हमने गैस भर के रखा है, अगर इसे 1 डिग्री सेल्सियस के थ्रू हीट करना है, लेट्स से वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ गैस, अगर 1 डिग्री से हीट करना है, सो लेट अस से आई एम सप्लाइंग 50 जूल ऑफ हीट एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब हीट करने की वजह से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सो दिस वाज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो मुझे गैस को थोड़ा एक्सपांड होने देना पड़ेगा, बिकॉज हीट करने की वजह से जो प्रेशर बढ़ा था उसके वजह से प्रेशर चेंज हो गया। सो टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर आई विल हैव टू लेट द गैस एक्सपांड। लेकिन एक्सपांशन में गैस वर्क करेगा, एनर्जी लूज करेगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो ये जो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हमें मिला था, वो राइज अभी 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, थोड़ा कम रहेगा। सो टू मेक द इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, मुझे थोड़ा और हीट सप्लाई करना पड़ेगा। So at constant pressure, the heat supplied for getting a temperature increase of 1 degree Celsius will be more. तो इसलिए हम कहते हैं कि CP will be greater than CV. Like I said, reason ये था कि constant pressure पे heat करने, constant pressure पे 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट इसलिए लगा बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट वॉज यूज्ड फॉर एक्सपांशन। एक्सपांशन में गैस ने थोड़ा सा हीट यूज अप कर लिया, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस इज मोर। So yeah, CV का फॉर्मूला बन जाएगा FR/2। CP from here will be R plus CV. So FR/2 plus R हो जाएगा बिकॉज CV को डाल देंगे FR/2। So FR/2 plus R, अगर R कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू F/2 प्लस 1। सो ये कुछ जनरल फॉर्मूला हो गए CP और CV के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए भी अप्लाई कर लेंगे, बट उसके पहले एक और टर्म समझ लो। There is something called adiabatic constant gamma. So adiabatic constant gamma, it is defined as CP by CV. अब CP का तो फॉर्मूला यहां पर हमें मिल चुका है, इट इज R इंटू F/2 प्लस 1 एंड CV का भी हमने फॉर्मूला निकाला था। CV का फॉर्मूला था FR/2। So FR/2, you can cancel R up and down and यहाँ पर भी एक LCM ले लो, so that will be F plus 2 by 2 और डिवाइड बाई F/2 मतलब इंटू 2 बाई F आ जाएगा।
सो यू कैन कैंसिल दैट 2 ऑल्सो अप एंड डाउन, एंड f प्लस 2 अपॉन f सेपरेट कर लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई एफ. सो गैमा का भी एक फॉर्मूला बनेगा, दैट गैमा इज 1 प्लस 2 बाई एफ. सो ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, एंड वी कैन नाउ मूव ऑन टू अप्लाइंग दिस फॉर्मूले फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमने पहले CV फाइंड करना होगा. सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, I already said that the formula for U is 3RT by 2. ये इंटरनल एनर्जी होगा फॉर 1 मोल ओनली. ऐसा इसलिए क्योंकि U का फॉर्मूला था FRT by 2, एंड फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो जो F का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा. सो जैसे ही मैं F को 3 यहां पर डाल देता हूं तो U का फॉर्मूला बन जाएगा 3RT by 2, एंड CV इज DU by dt. तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा 3R by 2. अब CP, ये आएगा CV प्लस R, एंड दैट विल बी 3R by 2 प्लस R, दैट विल बी 5R by 2. एंड फाइनली अगर गैमा कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी CP by CV. सो CP by CV 5R by 2 अपॉन 3R by 2, तो गैमा का वैल्यू आ जाएगा 5 by 3. तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP और CV के ये वैल्यूज हमें याद रखने हैं. Now what happens if we consider a diatomic gas? When I say diatomic gas, देखो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होने ही वाले हैं. 3 translational degrees of freedom are going to be there with a diatomic gas particle also. प्लस अगर एक डायटोमिक गैस पार्टिकल है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसलिए है बिकॉज द डायटोमिक गैस पार्टिकल कैन मूव एनीवेयर इन द एंटायर 3D सिस्टम. इस 3D सिस्टम में ये डायटोमिक गैस पार्टिकल कहीं भी मूव कर पाएगा. तो इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, they can keep changing. So there are 3 variables that define the position of the gas molecule. So ये 3 translational degrees of freedom तो होने ही वाले हैं. एडिशनली मूवमेंट के टाइम ये गैस मॉलिक्यूल रोटेट भी कर पाएगा. सो इफ आई टेक एन एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, एक रोटेशन इस टाइप का पॉसिबल रहेगा, दैट इज अ सर्कल विच इज इन द, मतलब इस टाइप का एक सर्कल रहेगा. इफ आई नेम दीज एज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो सर्कल इन द एक्स जेड प्लेन, इस एक्स जेड प्लेन में जो सर्कल है मतलब एन एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, इस एक्सिस के अबाउट इस टाइप का एक रोटेशन पॉसिबल रहेगा. On the other side I can also say the rotation can happen about the z axis. तो z axis के about भी अगर एक rotation देखेंगे तो ये दूसरे टाइप का rotation हुआ. So there are 2 types of rotations which are possible. About the x axis कोई rotation possible नहीं है because अगर rotate करने का try करोगे तो मान लो तुमने एक stick ले लिया and these 2 molecules, these 2 atoms, not molecules, these 2 atoms are along that stick. अगर x के about rotation करोगे ना तो ये particles अपने जगह पे ही टर्न होते रहेंगे. दे विल नॉट परफॉर्म एनी मॉलिक्यूलर रोटेशन लाइक z के अबाउट जो ये रोटेशन हो रहा था, ये y या y के अबाउट जो ये वाला रोटेशन हो रहा था. द पार्टिकल्स वोंट रोटेट, देयर पोजीशंस विल रिमेन एज इट इज. इफ यू कंसीडर द x एक्सिस, ओनली द स्टिक विल कीप टर्निंग. तो x के अबाउट जो रोटेशन आया इसे हम रोटेशन नहीं मानेंगे. तो रोटेशन हो पाएगा सिर्फ y और z के अबाउट. सो फॉर दिस पार्टिकल विच इज हैविंग द a bond along the x-axis, it can rotate about an axis on the y-axis, it can rotate about an axis on the z-axis. So there are 2 rotational degrees of freedom and not 3. So yeah, 2 rotational degrees of freedom. So total यहाँ पे degrees of freedom आ जाएंगे 5, where we say that there are 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom. So U का जो formula बनेगा which was FRT by 2, ये बन जाएगा 5RT by 2. Again, this is U for 1 mole only. So जो CV का फॉर्मूला बनेगा that will be DU by dt. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेके CV बन जाएगा 5R by 2. CP will be CV plus R because CP minus CV was R. CV plus R मतलब 5R by 2 plus R करेंगे तो ये हो जाएगा 7R by 2. एंड गैमा मतलब CP by CV.
फॉर अ डायटोमिक गैस Cp बाई Cv हो जाएगा 7r/2 अपॉन 5r/2, मतलब 7/5. सो या डायटोमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पूरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से वर्क करेगा. यू कैन टेक इन जनरल पॉली एटॉमिक गैस. सो पॉली एटॉमिक गैस अगर कंसिडर कर लेंगे, पॉली एटॉमिक गैस के लिए देर विल बी 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एंड अब पॉली एटॉमिक गैस है तो जो डायटोमिक गैस में एक्स एक्सिस के अबाउट हुआ, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करोगे तो वो रोटेशन गिना नहीं जाएगा. वैसे पॉली एटॉमिक गैस में नहीं होगा. तुम एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस लो और रोटेशन कोई ना कोई पार्टिकल का तो होने ही वाला है. सो देर विल बी 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो. सो एफ का जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा फॉर अ पॉली एटॉमिक गैस. तो जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है FR/T/2, that formula for a polyatomic gas will become 6RT/2. That gives you 3RT. So U का formula for a polyatomic gas is 3RT and that is for only 1 mole. N number of moles रहेंगे तो U का formula बनेगा FR/T/2 into N. I discussed it a little while ago. So yeah, CV का जो formula बनेगा that will be du/dt. du/dt मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो Cv विल बी 3R. Cp माइनस Cv था तो Cp विल बी Cv प्लस R. Cv इज 3R. तो Cv प्लस R करके Cp बन जाएगा 4R. एंड गैमा विल बी Cp बाई Cv. So that will be 4R by 3R, which is simply equal to 4/3. So that is gamma, Cv and Cp for a polyatomic gas. एंड ये एडियाबैटिक कांस्टेंट इन जनरल किस तरीके से उसका फॉर्मूला बनेगा, मतलब हाउ विल गैमा एंड एफ बी रिलेटेड, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने डिराइव किया था. तो ये CpCv गैमा का फॉर्मूला फॉर पॉलीएटॉमिक गैस भी याद रखना है विद द डेरिवेशन. गैमा एंड एफ का रिलेशन भी याद रखना है. एंड मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक के लिए भी CpCv कैसे डिफाइन किया वो भी याद रखना है. गो अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में ही एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कॉल्ड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो अगर हम डायटोमिक के बारे में बात करेंगे, सो डायटोमिक गैसेस के लिए मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एक एटम ऐसा है और दूसरा एटम ऐसा है. वन एटम अट्रैक्ट्स द अदर एटम, दे कम क्लोजर, बट व्हेन दे कम क्लोजर द रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज. तो ये वापस दूर चले जाएंगे. नाउ द अट्रैक्शन विल इंक्रीज, सो दे विल कम क्लोजर अगेन. सो द टू एटम्स विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग. तो ये जो ऑसिलेट होते रहता है ये एक तरीके का वाइब्रेशन है. सो डायटोमिक गैसेस टेंड टू हैव वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोनोएटॉमिक में वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कभी रहेंगे ही नहीं. एंड अगर हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे तो पॉलीएटॉमिक गैसेस में देयर मे बी मल्टीपल वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एक हो सकता है, दो हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है. सो लेट अस से देयर आर f' वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा रहता है कि U का फॉर्मूला था FRT/2, बट हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2 का एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. इट विल कंट्रीब्यूट एन एनर्जी इक्वल टू RT. सो प्लस F'(RT). ये जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एनर्जी कंट्रीब्यूशन रहता है उसे हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज हर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एनर्जी होता है दैट इज RT/2. अगर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी हो जाएगा FRT/2, बट फॉर वन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी इज नॉट RT/2, इट इज RT ओनली. तो F'(RT) का टर्म ऐड हो जाएगा इन इंटरनल एनर्जी if there are some vibrational degrees of freedom also. So अगर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए ये F' आ जाएगा, Cv का फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज du/dt. अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा FR/2 प्लस यहां पर आ जाएगा F'(R). You can take an R common and you can say this is F/2 plus F'. ये Cv का फॉर्मूला बना. Similarly you can make a formula for Cp also. Cp will be Cv plus R, so Cp will be
अगर इसी में हम प्लस आर कर देंगे तो आर कॉमन आ जाएगा एंड वी कैन राइट आर एफ बाई टू प्लस एफ डैश प्लस वन एंड फाइनली गैमा इज सी पी बाई सी वी। तो सी पी बाई सी वी करके जो आर का टर्म है वो कट होगा और न्यूमरेटर में सिर्फ आएगा एफ बाई टू प्लस एफ डैश प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिर्फ एफ बाई टू प्लस एफ डैश। सो अपॉन एफ बाई टू प्लस एफ डैश। तो ये सीपीसीवी गैमा का फॉर्मूला बना फॉर एफ डैश वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और डायटोमिक गैसेस के लिए भी सेम चीज लिख लेंगे। तो यू का फॉर्मूला फॉर डायटोमिक गैसेस ये हमने डिस्कस किया था। देयर विल बी 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो 5 आर टी बाई टू आ जाएगा बिकॉज यू का फॉर्मूला एफ आर टी बाई टू था प्लस 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो एफ डैश आर टी का टर्म आएगा दैट विल बी 1 इंटू आर टी बिकॉज देर इज ओनली 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यू का जो फॉर्मूला बना दैट इज इनको ऐड करके ये आ जाएगा 7 आर टी बाई टू एंड सी वी इज डी यू बाई डी टी। तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे ये बन जाएगा 7 आर बाई टू एंड सी पी इज सी वी प्लस आर। तो इसमें अगर प्लस आर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 आर बाई टू एंड फाइनली अगर गैमा कैलकुलेट करेंगे तो सी पी बाई सी वी। So 9r by 2 upon 7r by 2 that will give us 9 by 7. So that's how you get the gamma CpCv values for a diatomic gas with 1 vibrational degree of freedom. अगर इन्होंने बोला रिजिड मॉलिक्यूल, कभी भी इन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में रिजिड मॉलिक्यूल मतलब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटली एब्सेंट and there will be only translational and rotational degrees of freedom. मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया था 3 बाई टू। तो 3 बाई टू यहीं से आता है। मैंने कहा यू का जो फॉर्मूला है ओके फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस इट इज दिस बट इन जनरल यू का जो फॉर्मूला है इट इज एफ आर टी बाई टू। ओके आई सेड दैट यू इज एफ आर टी बाई टू बट आप चाहे डायटोमिक गैस लो चाहे पॉलीएटॉमिक गैस लो इट डज नॉट मैटर। हर गैस में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही आएगा बिकॉज ट्रांसलेशनल मोशन में तुम्हारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस ही होगा। सो बिकॉज देर आर ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नो मैटर वॉट एवर गैस यू टेक। इसलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी, that will always be given by f r t by 2 but f मतलब लीनियर ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 ही रहता है कभी भी। तो इस वजह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is given by 3 RT by 2 and this is for 1 mole. For n moles it will be into n and ये nRT के वजह से nRT को हमने आइडियल गैस इक्वेशन से PV लिख लिया। So 3 PV by 2 becomes the total kinetic energy, total linear kinetic energy for any gas. So इस वजह से यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को 3 PV by 2 लिखा था। So yeah, that's the concept of translational kinetic energy. And yeah, that's where we are done with that entire concept of degree of freedom. थोड़ा सा confusing concept है. At the first time it may feel like it's a lot to study this entire concept, but इसे अच्छे से पढ़ लेना because थोड़ा अगर समझ लोगे तो it's actually easy to understand and numericals काफी सारे आते हैं इसके ऊपर। Yeah, let's go ahead with the next formula. So एक गैस जब भी कंटेनर में रहेगा तो while moving it will collide with other gas particles and it will collide with the walls of the container also. So किसी भी दो collisions के बीच में एक एवरेज पाथ पार्टिकल कितना ट्रैवल करेगा दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे विद द टर्म लैम्बडा एंड इसका फॉर्मूला रहेगा 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। यहां पर 1/√2 और पाई ये तो नंबर्स है। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम and d is diameter of gas particle.
ये डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर भी काफी कुछ पूछा जाएगा, सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना. दैट मीन फ्री पाथ means the average distance traveled by a gas particle between two successive collisions is given by the formula 1 upon root 2 pi nd square. मीन फ्री पाथ, इसका यूनिट क्लियरली मीटर आएगा. एंड इसी फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करने का ट्राई करो. आई सेड n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो यूज द आइडियल गैस इक्वेशन. Ideal gas equation is PV equal to nRT, but n is the number of moles. It can also be written as number of particles upon Avogadro number into RT. We wanted number of particles per unit volume. So हमें n upon v का वैल्यू चाहिए. So n upon v अगर पूरा रीअरेंज कर लेंगे, so that will be P. Okay, one more thing, R upon n naught जो रहेगा, it is the Boltzmann constant K. So v अगर हम नीचे ले लेंगे और ये KT पूरा नीचे आएगा, तो n by v becomes simply p by kt. तो अगर हम n by v को, मतलब n by v is the number of particles per unit volume, ये n का फॉर्मूला हो गया. तो इसे अगर इस इक्वेशन में डाल दिया तो लैम्बडा का वैल्यू, लैम्बडा का फॉर्मूला मिलेगा रूट 2 पाई, स्मॉल n को डाल दिया p by kt, सो p by kt ऊपर चले जाएगा एंड d स्क्वायर यहां पर बचेगा. सो लैम्बडा का ये भी एक फॉर्मूला रहेगा. The next formula we can write is the formula for mean free time. Mean free time is represented by the symbol tau. अब mean free path अगर lambda था तो we can simply say mean free time मतलब the time taken between two successive collisions by a particle is mean free time, and time का वही formula distance upon speed. So lambda upon speed मतलब RMS velocity ले लेंगे. लैम्बडा का फॉर्मूला था 1 अपॉन रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, एंड आरएमएस वेलोसिटी इज रूट ओवर 3p बाई रो, जिसे सिंप्लीफाई करके आता था रूट ओवर 3RT बाई म्यू. सो अगर हम मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें, दे से दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिटन एज कैपिटल N बाई V. सो अगर ये V ऊपर चले जाएगा, लैम्बडा बिकम्स प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. So lambda is proportional to volume, and the RMS velocity is inversely proportional to RMS velocity is directly proportional to temperature. Directly proportional to root of temperature. तो जो mean free time tau रहेगा, because tau is equal to lambda by V RMS, and I said that lambda is proportional to V and RMS velocity is proportional to root of temperature. So the mean free time is proportional to V by root T. इसके ऊपर JEE मेंस में किसी तो ईयर में क्वेश्चंस आए थे. So the question was plot a graph of tau versus root T. So tau versus root T का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो tau का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रूट T से आया, तो ग्राफ इस तरीके से रहेगा. एंड अगर मैं कह दूं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टाउ वर्सेस 1 बाय रूट टी, सो टाउ वर्सेस 1 बाय रूट टी का ग्राफ विल बी अ लीनियर ग्राफ बिकॉज इट्स ऑफ द टाइप टाउ इक्वल टू समथिंग इनटू 1 बाय रूट टी. सो ये ग्राफ एक लीनियर ग्राफ आएगा एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस. सो यू कैन से टाउ वर्सेस रूट टी का ग्राफ था, और यू कैन इवन कॉल इट दिस इज द ग्राफ ऑफ टाउ वर्सेस वी बाय रूट टी. As far as I remember रूट टी के अगेंस्ट में ही ग्राफ प्लॉट करना था. सो या टाउ का ये प्रोपोर्शनलिटी होगा, एंड विद दैट प्रोपोर्शनलिटी टाउ वर्सेस रूट टी का एंड टाउ वर्सेस 1 बाय रूट टी का ये दोनों ग्राफ्स आएगा. लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टेक द वन लास्ट फॉर्मूला इन दिस वीडियो. सो मान लो अगर एक चेंबर है और चेंबर में मैंने दो गैसेस ले लिया. सो एक रहेगा गैस 1, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेट्स कॉल इट CV1, and specific heat capacity at constant pressure कहेंगे CP1, and gamma 1 is the adiabatic constant. इसी चेंबर में एक गैस 2 भी रहेगा, and गैस 2 का CV2, CP2 and gamma 2 are the specific heat capacities at constant volume, constant pressure and the adiabatic constant. अगर मिक्सचर के लिए हमें CV चाहिए, तो CV फॉर द मिक्सचर का फॉर्मूला रहेगा X1 CV1 प्लस X2 CV2. अब यहाँ X मतलब मोल फ्रैक्शन, तो अगर मैं कहूँ X1 इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N1 प्लस N2, एंड X2 कहूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2
that is number of moles of gas 2 upon total number of moles, that is N1 plus N2. Similarly अगर मैं कहूँ CP mix, तो ये जो मिक्सचर का CP रहेगा उसका भी सेम फॉर्मूला आएगा, दैट इज X1 CP1 plus X2 CP2 and finally gamma for the mixture. Now here a lot of students make a common mistake. They say gamma for the mixture ये भी आ जाएगा as X1 gamma 1 plus X2 gamma 2 and ये इनकरेक्ट रहेगा. So ये एक तुम्हें समझ मतलब ये आपको समझ के रखना है कि gamma mix is not X1 gamma 1 plus X2 gamma 2. In fact, gamma mix is defined as Cp mix upon Cv mix, because gamma का फॉर्मूला था Cp by Cv. तो Cp mix जो तुमने यहां से निकाला था, that is X1 Cp1 plus X2 Cp2 upon Cv mix, that is X1 Cv1 plus X2 Cv2. So ये फॉर्मूला याद रखना. मान लो अगर दो नहीं तीन गैस रहेंगे तो एक और टर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा. मतलब मान लो एक और गैस ले लिया एंड द वैल्यूज आर Cv2, Cp2 एंड Cv3, Cp3 एंड gamma 3. तो यहाँ पर आ जाएगा X1 Cv1 plus X2 Cv2 plus X3 Cv3. यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स में एक प्लस N3 भी आएगा, वैसे X2 भी प्लस N3 आएगा एंड X3 लिखेंगे तो दैट विल बी N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. Cp mix का सेम फॉर्मूला X1 Cp1 plus X2 Cp2 plus X3 Cp3. Gamma mix will not be X1 gamma 1 plus X2 gamma 2 plus X3 gamma 3. It will rather be Cp mix upon Cv mix. तो यहाँ पर भी प्लस करके एक टर्म एडिशनल ऐड हो जाएगा. So yeah, that's it with all the formulae I wanted to discuss in this chapter. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.